गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजो फॉर टेक। सो सबसे पहले तो आप लोग जो हैं जल्दी से लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा। आज बल्कि मैं खुद भी कहीं पर भी लेक्चर शेयर कर नहीं पाया हूँ अभी। तो हम लोग को स्टार्ट क्या करना है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग। फाउंडेशन इंजीनियरिंग, और इसमें भी आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, सैलो फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो जल्दी से लेक्चर को जरा शेयर कर दीजिएगा, मैं भी कर देता हूँ। एक तो यार मुझे वॉइस चेक करनी है कि ज़्यादा पीछे का शोर तो नहीं हो रहा है। आज बैक यहाँ पे कोई पार्टी वार्टी यार आसपास में, सिर के ऊपर ही लाउड स्पीकर बजा रखा है। तो आज देखना पड़ेगा कैसे क्लास होगी, क्योंकि ये बिल्कुल पास में ही है। देखते, थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर भी, है ना, किस तरीके का है। मालूम चल जाएगा। चलिए भैया, पहले तो ये ऐड आ रहा है इस पर। ठीक है, पढ़ने लायक है, उतना शोर नहीं आ रहा है, मालूम चल जाएगा। चलिए भैया, पहले तो ये ऐड आ रहा है इस पर। ठीक है, मतलब पढ़ाई लायक है, उतना ज़्यादा शोर नहीं है, ठीक है। मतलब आप आराम से मज़े जो है वो मज़े लेकर पढ़ सकते हो, ठीक है। बैकग्राउंड म्यूजिक के मज़े लेकर पढ़, उतना शोर नहीं आ रहा है। चलो तब तक गाने एंजॉय करो, मैं भी जरा एक दो जगह इसको शेयर कर देता हूँ फटाफट। आज लेट हो गए हम भी, तब तक आ जाएंगे सब लोग, तब तक आ जाएंगे सब लोग, है ना। तो बस आप जरा एक दो सेकंड का वेट कीजिएगा। सर आप YouTube प्रीमियम ले लो। अरे वाह, हम खुद ही YouTube प्रीमियम ले ले, फिर बाकियों का क्या होगा। YouTube बोलेगा दुनिया को ऐड दिखा रहे हो, खुद YouTube प्रीमियम पे चल रहे हो। चलो खैर, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिनको आना होगा आ जाएंगे, बाकी लिंक वगैरह बाद में शेयर करते रहेंगे। थोड़ा सा नेट भी स्लो चल रहा है। चलिए भाई, सबसे पहले तो फाउंडेशन या फुटिंग क्या होता है आप लोगों को मालूम है, ठीक है। भैया प्रायोरिटी से पढ़िए, प्रायोरिटी से, सीधी सी बात है। प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए, उससे आप लोग पढ़िए, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, और जरूरी नहीं है लाइव क्लास करना। जो लोग कर सकते हैं वो लोग कर लीजिए, जो लोग नहीं कर सकते हैं वो बाद में देख लेना, ठीक है। वो बाद में देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पर 10-20 बच्चे होने चाहिए, ताकि मैं मतलब हवा में ना पढ़ाऊँ, ठीक है। 20-30 बच्चे बहुत हैं यहाँ पर, थोड़ा सा आप लोगों से इंटरेक्शन बना रहे, बस ये डालने को तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो भी डाल सकता हूँ। बस जरा सा क्या है कि कुछ बच्चे लाइव आ जाते हैं तो आपके कमेंट्स के थ्रू एक कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप हो जाता है ना, एक कम्युनिकेशन जो है वो बन जाता है। तो जरा थोड़ा सा पढ़ाने में आसानी हो जाती है, थोड़ा सा पढ़ाने में क्या होती है, आसानी हो जाती है, समझ रहे बच्चे। बाकी कुछ नहीं है। चलिए, तो भैया हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, फाउंडेशन। तो सबसे पहले फाउंडेशन का काम क्या होता है आपको मालूम है?
फाउंडेशन का काम क्या है कि आपको मालूम है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये सॉइल है और इसके ऊपर अगर हम एक कॉलम बना देते हैं, हम लोग क्या बना देते हैं, कॉलम बना देते हैं, तो आपको मालूम है जहां पर भी कोई कांटेक्ट सरफेस होती है, क्या होती है, अगर कहीं पर भी एक कांटेक्ट सरफेस है और उस कांटेक्ट सरफेस पर अगर कोई एक्सियल लोड लग रहा है तो वहां पर कैसी स्ट्रेस जनरेट होती है, वहां पर कैसी स्ट्रेस जनरेट होती है, बियरिंग। तो बियरिंग स्ट्रेस इज नथिंग बट कंप्रेसिव स्ट्रेस एट कांटेक्ट एरिया। ये आपको पहले से ही बता रखा है, ठीक है, पहले से ही आपको बता रखा है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर एरिया कम होगा, अगर एरिया कम होगा, ठीक है, एरिया अगर आपका कम होगा तो ये बियरिंग प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर ये बियरिंग प्रेशर ज्यादा होगा तो सॉइल जो है वो फेल कर जाएगी। सॉइल फेल करने का मतलब क्या है कि सॉइल का काम क्या है, जो भी सुपर स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको सपोर्ट करना। सॉइल किस तरीके से फेल होती है, तो सॉइल आपकी या तो सेटलमेंट से फेल हो सकती है या फिर वो शीयर में फेल कर सकती है, या तो क्या है, सेटलमेंट में फेल हो सकती है, नहीं तो वो शीयर में फेल कर सकती है, ठीक है बच्चे। तो फुटिंग का काम सिंपल सा इतना होता है कि एक तो सेटलमेंट को रोकना और दूसरा शीयर फेलियर को रोकना। ये कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले तो पढ़ लीजिएगा, फुटिंग्स आर द लोअर मोस्ट सपोर्टिंग पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर नोन एज सब स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड आर लास्ट स्ट्रक्चरल एलिमेंट थ्रू विच लोड इज ट्रांसफर टू फाउंडेशन कंप्राइजिंग सॉइल और रॉक्स, ठीक है। अब आपके पास टाइप्स ऑफ फुटिंग में देख लीजिएगा, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। स्ट्रिप फुटिंग्स, स्ट्रिप फुटिंग में क्या होता है कि जैसे ये क्या है, आपके पास कोई वॉल है, ये क्या है, वॉल, तो वॉल के नीचे जो हम लोग फुटिंग प्रोवाइड करते हैं, ये लेंथ हो गई और ये विड्थ हो गई, तो ये आपकी स्ट्रिप फुटिंग हो जाएगी। फिर होती है आइसोलेटेड फुटिंग, ये क्या होती है, कॉलम के नीचे, एक कॉलम है, इसके नीचे आपने ये फुटिंग प्रोवाइड कर दिया, आइसोलेटेड हो गई। राफ्ट या मैट फाउंडेशन में क्या होता है कि जब टोटल रिक्वायर्ड एरिया, फाउंडेशन का टोटल रिक्वायर्ड एरिया 50% फ्लोर एरिया के 50% से ज्यादा हो जाता है, तो कहेंगे यार 50% केसेस में तो हम लोग 50% केसेस में तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन ही बना रहे हैं, तो पूरे को ही फाउंडेशन में कन्वर्ट कर दो। और ऐसा कब होता है, जब एक तो एक्सेसिव सेटलमेंट होने के चांसेस हो या सॉइल की क्वालिटी बहुत ज्यादा डाउन हो, बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो, ऐसे केस में हम हंसना मत, ये राफ्ट नहीं है, राफ्ट है, राफ्ट या मैट फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। फिर एक होता है कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग में क्या होता है कि दो दो कॉलम की एक ही फुटिंग हो जाती है, दो कॉलम की एक ही फुटिंग, सही है। फिर होता है पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन क्या होती है, बेसिकली डीप फाउंडेशन होती है, तो यहां पर हम लोग डीप फाउंडेशन भी बोल सकते थे, ये आपको पहले से आता है, ठीक है, पहले से आता है। देखिए भैया, फुटिंग इज अ सबसेट ऑफ फाउंडेशन, ये सारी की सारी फाउंडेशन है, ये भी 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 फाउंडेशन है, बट ठीक है। अब देखो यहां पर हमने इसको फुटिंग बोला है, ये फुटिंग है, ये फुटिंग है, बट यहां पर हमने प्रॉपर वर्ड यूज किया है फाउंडेशन, और यहां पर हमने यूज किया है पाइल फाउंडेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने के फर्क है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। मोहल्ले में मतलब थोड़ा सा दूर है। चलिए, नाउ है जनरल रिक्वायरमेंट फॉर फाउंडेशन। अब देखिए यहां पर जो पॉइंट है ये आपके समझने वाले हैं कि जनरल रिक्वायरमेंट फॉर फाउंडेशन क्या है। पहली बात, फाउंडेशन मस्ट बी सेफ अगेंस्ट शियर फेलियर। एक तो फाउंडेशन की शियर फेलियर जो है वो नहीं होनी चाहिए। दूसरा सेटलमेंट, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन शुड बी विद इन परमिसिबल लिमिट। क्यों, क्योंकि अगर परमिसिबल लिमिट से ज्यादा सेटलमेंट हो गया, कभी कभी क्या होता है, जैसे आप चल रहे हैं और अचानक से क्या हो गया, थोड़ा सा गड्ढा सा आ गया, तो एक पैर आपका कहां रह गया, ऊपर रह गया, और एक पैर गड्ढे में चला गया, तो आपका क्या हाल होगा। इसी तरीके से रोड है, कोई गाड़ी जा रही है और अचानक से एक पहिया गड्ढे में चला जाता है, तो क्या होता है, बिल्कुल उसी तरीके का यहां पर होगा। जब अनइवन सेटलमेंट होगा तो वॉल में, फ्लोर में, हर जगह पर क्या होगा, वहां पर क्रैक्स वगैरह पड़ने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो सेटलमेंट एंड शियर फेलियर, दीज आर द टू मेन क्राइटेरिया। उसके बाद है फाउंडेशन शुड बी लोकेटेड एट सच डेप्थ such that its performance is not affected by seasonal volume changes। seasonal volume changes का मतलब क्या, जैसे रेनी सीजन आ गया
तो जब मॉइस्चर जाएगा तो मॉइस्चर के थ्रू क्या होगा, मॉइस्चर्स के थ्रू क्या होगा भैया, वॉल्यूम चेंज कम ज्यादा हो सकता है, वाटर टेबल अप डाउन हो सकती है, ठीक है। चलिए नाउ अब आपके पास टाइप्स ऑफ फुटिंग एज पर टर्जागी। तो दो तरह की फुटिंग हमारे पास होती है, फुटिंग बोल दो, फाउंडेशन बोल दो, एक ही बात है, सैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा ये आपके पास एक फाउंडेशन है, ठीक है। तो यहां पर ये जो है आपका क्या है, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल। तो फाउंडेशन या फुटिंग का जो बेस होता है, ग्राउंड लेवल से इसके बेस तक की जो डेप्थ होती है उसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। और ये क्या होगी आपकी विड्थ ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि विड्थ ही लेना है, यहां पर लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी, डायामीटर भी होगा, सब कुछ होगा, जस्ट एक डायमेंशनल पैरामीटर है, ठीक है। तो फाउंडेशन को कब हम लोग सैलो फाउंडेशन बोलेंगे, जब डेप्थ ऑफ फाउंडेशन अपॉन बी जो होगा लेस देन इज इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो फुटिंग की डेप्थ है वो उसकी चौड़ाई से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो जब फुटिंग की गहराई उसकी चौड़ाई से कम होती है, यानी कि लीस्ट लेटरल डायमेंशन, बेसिकली सर्कुलर के लिए डायमीटर भी हो सकता है, उससे कम होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, सैलो फाउंडेशन बोलेंगे। जैसे आइसोलेटेड फुटिंग्स, जैसे कंबाइंड फुटिंग, जैसे राफ्ट फाउंडेशन, ये सारी क्या है आपकी सैलो फाउंडेशन है। जबकि डीप फाउंडेशन के लिए क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अगर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बी से ज्यादा हो जाएगा तो इमीडिएटली डीप बोल देंगे, नहीं। डीप फाउंडेशन होने के लिए ये जो रेशियो है, दिस रेशियो शुड बी मोर देन 15। आप कहोगे सर इसके बीच में होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो बीच में होगा तो क्या होगा, तो भैया ऐसा है कि कोई फाउंडेशन वहां पे प्रोवाइड ही नहीं की जाएगी, या तो सैलो होगी नहीं तो फिर डीप फाउंडेशन होगी, क्योंकि दोनों का मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है, दोनों का मैकेनिज्म बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। तो जब पाइल फाउंडेशन बताएंगे तब ये बताएंगे कि ये रेशो इतना ज्यादा क्यों होता है, बिकॉज यहां पर इनका डायामीटर होता है बहुत कम, तो हमें यहां पर क्या चाहिए होता है, ये सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए होता है, और सरफेस एरिया ज्यादा होने के लिए लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तो आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी तक केवल आपको यह समझना है कि फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, पहली कि शियर फेलियर ना हो, दूसरा सेटलमेंट जो है वो परमिसिबल लिमिट में हो, तीसरा सीजनल वॉल्यूम चेंज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। दीज आर दी क्राइटेरिया फॉर फाउंडेशन। उसके आगे क्या है आपका टाइप्स ऑफ फुटिंग। तो सैलो फाउंडेशन के लिए डेप्थ जो है वो विड्थ से कम होनी चाहिए, जबकि डेप्थ जो डीप फाउंडेशन के लिए डीएफ अपॉन बी का रेशियो 15 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। चलिए नाउ अब यहां पर हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़नी है, तभी हम लोग आगे की तरफ जा पाएंगे, ठीक है। बेसिक डेफिनेशंस हमें पढ़नी है, ठीक है। चलिए नाउ सबसे पहले आपका आता है इसमें बियरिंग कैपेसिटी। बेसिक डेफिनेशंस, बियरिंग कैपेसिटी, व्हाट इज बियरिंग कैपेसिटी, द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन सॉइल और रॉक विच इनेबल्स इट टू बियर एंड ट्रांसमिट लोड्स फ्रॉम द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कोई सॉइल जो है, कोई सॉइल अपने ऊपर कितना लोड कैरी कर सकती है सेफली, उसी को हम लोग उसका क्या बोलेंगे, बियरिंग कैपेसिटी बोलेंगे, बियरिंग कैपेसिटी। देन होता है ग्रॉस प्रेशर और ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी, इसको हम लोग QG से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यही आपके पास क्या है, एक फाउंडेशन है, तो बेटा इस जगह पर देखना है, इस जगह पर यहां पर जो प्रेशर लगेगा, ऐसा तो नहीं यहां पर मिट्टी नहीं है, यहां पर भी सॉइल है, यहां पर भी क्या है, सॉइल है। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो कॉलम या जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड आ रहा है वो भी इस पर आ रहा है, साथ में इस सॉइल का वेट भी है। तो जब इस P में इस सॉइल की वजह से प्रेशर को या फोर्स को ऐड कर लेंगे तो हम ऐसे को क्या बोलेंगे, ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे, ग्रॉस लोडिंग इंटेंसिटी। बात समझ में आ रही है। अब आपको मालूम है किसी भी डेप्थ Z पर, किसी भी डेप्थ Z पर जो प्रेशर होता है वो गामा Z होता है। क्या होता है, गामा Z। और इस लोड की वजह से कितना होगा, P अपॉन बी स्क्वायर। अगर स्क्वायर फुटिंग मान ले तो इसमें आप क्या कर देंगे, गामा Z ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, Q ग्रॉस मिल जाएगा, Q ग्रॉस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि बेसिकली क्या कर लेते हैं हम लोग, यहां से यहां तक इस पूरे को एक क्यूब मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, क्यूब मान लेते हैं। तो इस क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, बी स्क्वायर इंटू डी। और इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते, गामा से मल्टीप्लाई करते तो फोर्स बन जाता। और उस फोर्स को हम लोग क्या करते, एरिया से डिवाइड करते तो प्रेशर कितना मिलता, गामा डी ही मिलता, गामा डी।
तो यहाँ जेड की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, गामा डी आ जाएगा। तो ये आपका ग्रॉस प्रेशर। तो ग्रॉस प्रेशर में क्या होगा, आपका एक्सटर्नल भी रहेगा, ग्रॉस प्रेशर में क्या रहेगा आपका, एक्सटर्नल भी रहेगा, और साथ साथ आपका क्या रहेगा, जो सॉइल की वजह से प्रेशर है वो और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल प्लस सॉइल प्रेशर दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो ग्रॉस प्रेशर या लोड इंटेंसिटी आपको मिल जाएगी। तो सेल वेट ऑफ द फुटिंग एंड वेट ऑफ द अर्थफिल, इसकी वजह से क्यू ग्रॉस क्या हो जाएगा, P अपॉन बी स्क्वायर प्लस गामा टी एफ। देन होगा बेटा नेट प्रेशर इंटेंसिटी, नेट प्रेशर। अब ये बताओ यार, सॉइल पर इसका अपना वेट तो लग ही रहा था, तो उसकी वजह से तो फेल कहीं कर नहीं रही थी। अपने वेट के अलावा और कितना प्रेशर इस पर अप्लाई कर सकते हैं, वही आपका क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट्स द एक्सेस ऑफ ग्रॉस प्रेशर टू ओवरबर्डन प्रेशर। ठीक है, तो क्यू नेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस में से क्या कर देंगे, सॉइल की वजह से जो प्रेशर था उसको माइनस कर देंगे, तो नेट प्रेशर मिल जाएगा। हाँ, बट सर देयर इज सॉइल एंड आरसीसी, बिल्कुल सही बात है। तो आपने आरसीसी में पढ़ा था कि ऐसे केस में आपको उसको क्या करना पड़ता है, नेग्लेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, उसका आपने क्या करना पड़ता है, नेग्लेक्ट करना पड़ता है। इवन आरसीसी में भी जब हमने फुटिंग पढ़ाया था तो आपको याद होगा, हम लोग क्या कर लेते हैं ऐसे केस में, गामा सॉइल को हम लोग गामा आरसीसी के बराबर मान लेते हैं, दोनों को क्या एज्यूम कर लेते हैं, इक्वल। तो यहां पर ये अजम्पशन लेकर चलते हैं कि यहां पर ये जो कॉन्क्रीट है, यहां पर ये जो कॉन्क्रीट है इतनी वाली, और ये इसकी डेंसिटी सॉइल की डेंसिटी के बराबर मान के चलेंगे। ऐसा इसलिए मान सकते हैं बिकॉज गामा आरसीसी जो होता है वो गामा सॉइल से ज्यादा ही होता है। ठीक है, तो आप ही अभी भी कंजर्वेटिव साइड में हो। ठीक है, चलिए, तो नेट इंटेंसिटी। नाउ सेफ डिजाइन के लिए क्या होना चाहिए, सेफ डिजाइन के लिए जो P अपॉन वी स्क्वायर है, यानी कि जो एक्सटर्नल की वजह से जो प्रेशर आ रहा है वो नेट अलाउएबल वैल्यू से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नेट अलाउएबल वैल्यू से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब समटाइम्स क्या होता है बच्चे कि हम लोग बेसमेंट वगैरह बनाते हैं, तो बेसमेंट में क्या हो जाता है कि सॉइल को वापसी फिल नहीं किया जाता, सॉइल को वापसी से फिल नहीं किया जाता है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो कि P अपॉन बी स्क्वायर शुड बी लेस देन इज इक्वल्स टू क्यू नेट अलाउएबल और प्लस गामा डी एफ। क्यों, क्योंकि भैया सॉइल तो है ही नहीं, तो सॉइल की वजह से जो गामा डी एफ हमने माइनस किया था उसको माइनस नहीं करना पड़ेगा, उसको हम लोग दोबारा से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक, जल्दी बताइए। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, लोड बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जब आप बेसमेंट बना रहे हो, सॉइल आपने एक्सकेवेट तो कर दी बट वापसी से उसको क्या किया आपने, फिल नहीं किया। ठीक है, तो गामा डीएफ से क्या होगा, नेट अलाउएबल वैल्यू जो है वो आप गामा डीएफ अमाउंट के बराबर क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नाउ अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है फ्लोटिंग राफ्ट का, फ्लोटिंग राफ्ट या फुल्ली कॉम्पनसेटेड राफ्ट या फ्लोटिंग राफ्ट। तो देखिए भैया, जो नेट प्रेशर होगा, नेट, ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास, P अपॉन बी स्क्वायर, या आपके एक काम कीजिए, देखिए एक्सटर्नल कितना आ रहा था आपके पास, P अपॉन बी स्क्वायर आ रहा था, और इसमें से हमने क्या कर दिया, मान लीजिए गामा डी एफ बराबर क्या कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है, तो P अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गामा डी एफ। ऐसे केस में सॉइल को नीचे से जो है वो सॉइल के नीचे से रिएक्शन मिलना जो है वो बंद हो जाती है, तो ऐसे केस में आप इसको फुल्ली कॉम्पनसेटेड या फ्लोटिंग राफ्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्यू नेट बराबर P अपॉन बी स्क्वायर माइनस गामा डी एफ की जब वैल्यू 0 हो जाएगी, देन इन दैट केस आप इसे कह सकते हैं फ्लोटिंग राफ्ट। ये जो क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी याद रखिएगा क्या होगा, द मैक्सिमम ग्रॉस इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग दैट द सॉइल कैन सपोर्ट बिफोर इट फेल्स इन शियर। तो याद रखिएगा, मैंने फिर बताया था 2 तरह के क्राइटेरिया होंगे, एक शियर का और सेटलमेंट का। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो होती है वो शियर फेलियर के रेस्पेक्ट में होती है। किसके रेस्पेक्ट में होती है, शियर के, क्योंकि अभी आप आगे बियरिंग प्रेशर आएगा तो आप कहेंगे सर बियरिंग प्रेशर में और बियरिंग कैपेसिटी में क्या फर्क है, तो आप देखेंगे वो सेटलमेंट के रेफरेंस में होता है और ये आपका शियर के रेफरेंस में होता है। ठीक है, नाउ
नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होगा, तो भैया अल्टीमेट में से आप क्या कर देंगे, गामा डी एफ माइनस कर देंगे, तो आपके पास ये नेट अल्टीमेट हो जाएगा और ये किसके बराबर होना चाहिए, पी अपन बी स्क्वायर के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये यहां पर था आपका नेट प्रेशर इंटेंसिटी और यहां पर है सर ये नेट बियरिंग कैपेसिटी, इन दोनों में क्या फर्क है, तो बेटा वो याद रखना, प्रेशर जो होता है वो हमेशा एक्सटर्नल होता है, बाहर से क्रिएट किया हुआ। कहां से क्रिएट किया हुआ, बाहर से क्रिएट किया हुआ। जबकि जो कैपेसिटी होती है ये सॉइल की स्ट्रेंथ है, ये उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी मतलब टोटल फेल कितने पर हो रही है, क्यू यू पर, लेकिन गामा डीएफ प्रेशर तो इसका अपना था, तो अल्टीमेट में से गामा डीएफ में माइनस कर दूंगा तो जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, नेट अल्टीमेट, और ये किसके बराबर होना चाहिए, पी अपन बी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, नेट, तो यहां पर क्या कर देंगे हम लोग, नेट अल्टीमेट अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो याद रखिएगा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया जाता है वो नेट अल्टीमेट में लगाया जाता है। ठीक है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू क्या होगी, 2 से 3। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, एक एक चीज आपकी क्वेश्चंस के थ्रू जो होगी वो दोबारा से कवर हो जाएगी। ठीक है, चलिए देन आपका ग्रॉस सेफ बियरिंग कैपेसिटी, अब इसको समझिएगा ध्यान से, यहां पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहां पर याद रखिएगा क्या करेंगे हम लोग, हमने नेट सेफ कैपेसिटी निकाल ली, तो ये आपके पास आ गई नेट सेफ कितनी, क्यू नेट अल्टीमेट अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और बाद में इसमें हमने क्या कर दिया, गामा डीएफ जो है वो अलग से ऐड कर दिया। अब यहां पर बात आती है कि सर गामा डीएफ में हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों नहीं लगाया, बिकॉज बेटा गामा डीएफ के बारे में हम लोग क्या है, सर्टेन है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी वहीं लगाया जाता है जहां अनसर्टेनिटी होती है। एक फैमिली में, एक मान लो जॉइंट फैमिली है, और जॉइंट फैमिली में मान लीजिए 10 मेंबर हैं, तो यहां तो पता है ना यार 10 मेंबर हैं और 10 मेंबर का डेली खाना बनता है, तो सबका आइडिया है, तो उसी हिसाब से खाना बनेगा। लेकिन जब कोई पार्टी होती है तो पार्टी में जो गेस्ट होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, उनका आइडिया हमें नहीं होता कि कम आएंगे या ज्यादा आएंगे, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, खाना एक्स्ट्रा बनवाना पड़ता है एज ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर भी जो एक्सटर्नल लोड होगा उसके बारे में हम लोग सर्टेन नहीं है, तो एक्सटर्नल वाले में हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएंगे, बट इसका जो सेल्फ प्रेशर है, ठीक है, गामा डीएफ, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगाएंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, नेट अल्टीमेट निकालना पड़ेगा। नेट अल्टीमेट कैसे मिलेगा, क्यू अल्टीमेट में से गामा डीएफ पहले माइनस कर देंगे, यानी कि सॉइल का कंट्रीब्यूशन हटा देंगे। सॉइल का कंट्रीब्यूशन हटा के जो बचा उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देंगे, और फिर दोबारा इसमें क्या कर देंगे, गामा डीएफ ऐड कर देंगे। गामा डीएफ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है भैया, कभी कभी होता है ना, इसी तरीके से आप कभी कभी शॉपिंग करने जाते हो तो वहां पर ये लिखा होता है कि भाई मान लीजिए कि आपने अगर 2000 से ऊपर के आप जितने भी अमाउंट की शॉपिंग करोगे उसका 5% डिस्काउंट आपको मिला, तो आपने शॉपिंग की मिली है 5000 रुपए की, तो 5000 में से क्या करना पड़ेगा, पहले तुम्हें ये 2000 क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तो मिला कितना, 3000। अब इस 3000 का जो 5% है उतना तुम्हारा डिस्काउंट है, तो आप क्या करोगे, इस 5000 में से ये डिस्काउंट जो है वो माइनस कर दोगे, या आप क्या करोगे कि भैया 3000 में से इसका 3000 का 5% आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और ये फिर 2000 जिसमें आपने कोई आपको क्या कहता है कंसेशन वगैरह डिस्काउंट नहीं मिला, उसको फिर क्या करना पड़ेगा, बाद में तो जो मैं ऐड करना पड़ेगा। तो बिल्कुल वैसे ही है, अल्टीमेट में से पहले गामा डीएफ हम लोग क्या माइनस कर देंगे, तो आपको मिलेगा नेट अल्टीमेट, फिर इसमें आप क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देंगे, और फिर दोबारा से क्या कर देंगे, गामा डीएफ अप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गई बात कि नहीं हुई भैया? बाकी देखो कंफ्यूजन दूर करने का एक ही तरीका होता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है, आज थोड़ा सा यार देखो कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि उधर आवाज हो सकता है थोड़ी सी कम आ रही हो, लेकिन ये इसने मुझे आज बड़ा डिस्टर्ब कर रखा है। ठीक है, चलो मैं कल इसका कुछ और देखता हूँ, साउंड प्रूफिंग का इंतजाम। भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे कब तक झेलेंगे आप लोग? ठीक है, चलिए नाउ है आपका सेफ बियरिंग प्रेशर। तो मैं यही बोलने वाला था कि सेफ बियरिंग प्रेशर में और सेफ बियरिंग कैपेसिटी में क्या फर्क था। तो याद रखिएगा जो सेफ बियरिंग प्रेशर की जब हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है, मैक्सिमम नेट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग
दैट कैन बी अलाउड ऑन सॉइल विदाउट द सेटलमेंट एक्सीडिंग द परमिसिबल वैल्यू। तो याद रखिएगा जो बियरिंग कैपेसिटी होती है वो आपकी शियर फेलियर के रेफरेंस में होती है, और जो बियरिंग प्रेशर होता है वो सेटलमेंट के रेफरेंस में होता है, सेटलमेंट के रेफरेंस में। ठीक है, चलो न्यू सॉन्ग सुनने के लिए मिलना सही है। FIR क्या करें यार, 10 बजे तक तो अलाउ है ही इनको, 10 बजे के बाद देखते हैं। ठीक है, और ये बात और याद रखिएगा, नो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज यूज्ड व्हेन डीलिंग विद सेटलमेंट। सेटलमेंट एक तरीके से आपका सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया आ गया, तो वहां पर आप कोई भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो नहीं लगाएंगे, कोई भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप लोग क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे। ठीक है, नहीं लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका अलाउएबल बियरिंग प्रेशर। अलाउएबल बियरिंग प्रेशर ये क्या है? तो मैक्सिमम नेट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग दैट कैन बी इम्पोज्ड ऑन द सॉइल विद नो पॉसिबिलिटी ऑफ शियर फेलियर और द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेसिव सेटलमेंट। तो अलाउएबल बियरिंग प्रेशर में दोनों कंडीशन आ जाएंगी, ना तो शियर फेलियर होनी चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा सेटलमेंट होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा सेटलमेंट होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब इट इज स्मॉलर ऑफ नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी एंड सेफ बियरिंग प्रेशर। तो जो अलाउएबल बियरिंग प्रेशर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी और सेफ बियरिंग प्रेशर, इन दोनों का मिनिमम वाली वैल्यू हो जाएगी। एक बार भोजपुरी गाना बजवा दें, डीजे अपना नहीं है भैया। ठीक है, चलिए। तो कुल मिलाकर आपने जो टर्म्स याद रखनी है उनकी थोड़ी सी बात कर लें हम लोग यहां पर। अगर तो सबसे पहले ग्रॉस प्रेशर समझ लेना बेटा। ग्रॉस प्रेशर क्या होगा फिर देख लो एक बार। ग्रॉस प्रेशर एक बार मैं आपको सारा रिवाइज करवा देता हूं, अभी भी कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हो गया, ये बी हो गया। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रेशर समझो। QG क्या है बेटा, ग्रॉस प्रेशर, ग्रॉस बियरिंग प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो भैया देखो यहां पर लोड P है, तो QG बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, P अपॉन बी स्क्वायर प्लस, आपको मालूम है किसी भी डेप्थ पर जो प्रेशर होता है वो ρgh होता है। ρg को क्या लिख सकते हैं, गामा, तो गामा इंटू एच लिख सकता हूं, एच की वैल्यू हो जाएगी गामा DF। तो यहां पर क्या देगा, ये गामा DF हो जाएगा। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत? पहला पॉइंट। तो ये आपके पास क्या हो गया, Q ग्रॉस हो गया। पहला क्या हो गया आपके पास, Q ग्रॉस हो गया। सही है भैया। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, Q नेट। नेट में क्या करेंगे, जो गामा DF है उसको नहीं रखेंगे, तो Q ग्रॉस माइनस गामा DF। तो ये आपके पास सिंपल सा यहां पर क्या जाएगा आपके पास, P अपॉन बी स्क्वायर में फॉर एग्जांपल यहां पर लिख सकता हूं। फिर आपको बोला था जैसे आप जब बेसमेंट बना रहे हो तो बेसमेंट में बच्चे क्या हो जाता है आपका, गामा DF वाली टर्म ऐड नहीं होगी। क्यों ऐड नहीं होगी, क्योंकि वो मिट्टी आपने निकाल दी, वो मिट्टी आपने क्या कर दिया, निकाल दी। फिर देखिए क्या है, Q अल्टीमेट। अब ये अल्टीमेट जो है वो बियरिंग कैपेसिटी है, सॉइल टोटल कितना प्रेशर सेफली कैरी कर सकती है विदाउट शियर फेलियर, वो आपका Q अल्टीमेट हो जाएगा। तो नेट अल्टीमेट में के लिए क्या कर देंगे, गामा DF माइनस कर देंगे। तो Q नेट सेफ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q नेट अल्टीमेट अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो Q सेफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q नेट सेफ प्लस अगेन से क्या कर देंगे, गामा DF। अब मैं यहां पर इसको कितनी भी बार बता दूं आपको समझ में तभी आएगा, आपको समझ में तभी आएगा जब आप एक बार इनको खुद से, जैसे मैंने बताया भाई Q अल्टीमेट क्या है, टोटल बियरिंग कैपेसिटी। टोटल में मतलब एक्सटर्नल प्लस अपना सॉइल का वेट। नेट में क्या करेंगे, गामा DF माइनस कर देंगे। नेट सेफ कितना हो जाएगा, तो नेट अल्टीमेट को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल सेफ कितना हो जाएगा, नेट सेफ में दोबारा से गामा DF ऐड कर देंगे। एक बार जब आप इस तरह से करोगे तो गारंटी है कि आपको चीज समझ में आ जाएंगी, बाकी अपने क्वेश्चंस के साथ होगा। ठीक है, चलिए अब आपके पास है इसके आगे डिटर्मिनेशन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी। तो देखिए बियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला है एनालिटिकल मेथड्स, दूसरा क्या है बिल्डिंग कोड्स, और तीसरा क्या है फील्ड टेस्ट मेथड्स।
सबसे पहला क्या है आपके पास, एनालिटिकल मेथड्स। ठीक है, एनालिटिकल मेथड में आपको 3 तरह की फेलियर एज्यूम करनी पड़ती है, जनरल शेयर फेलियर, पंचिंग शेयर फेलियर एंड लोकल शेयर फेलियर। फिर हमारे पास कुछ बिल्डिंग कोड्स हैं, ठीक है, बिल्डिंग कोड्स के अकॉर्डिंग, और ये जितने भी मेथड्स हैं ये सब आपके एनालिटिकल में आएंगे बेसिकली। रैनकाइंड मेथड्स, बेल्स थ्योरी, फेलिनियस मेथड, प्रेंजल मेथड, टर्जागी मेथड, स्कैम्पटन्स मेथड, मेयर्स मेथड, हैंसन्स रिकमेंडेशंस। बट अच्छी बात है कि हमें इसमें केवल क्या पढ़ना है, एक ये 2 मेथड हमें पढ़ने हैं, और इनमें भी सबसे ज्यादा हमें कौन सा पढ़ना है, टर्जागी। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सब ऐसा ही है। ठीक है, चलिए फिर आपके पास फील्ड टेस्ट मेथड। तो फील्ड में क्या होता है, आपके पास 3 तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है आपके स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन मेथड, दूसरा होता है प्लेट लोड टेस्ट, और तीसरा होता है स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें हमें ये तीनों टेस्ट पढ़ने हैं। सैलो फाउंडेशन के सिलेबस में हमें ये तीनों टेस्ट पढ़ने हैं, और इधर टर्जागी और स्कैम्पटन, ये 2 इक्वेशंस पर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा, और थोड़ा सा हमें ये टाइप्स ऑफ फेलियर समझनी होंगी। बट यही हमारा क्या है, यही मेन सिलेबस है जो कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एनालिटिकल मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो एनालिटिकल मेथड है इट इज बेस्ड ऑन शेयर फेलियर क्राइटेरिया। तो एनालिटिकल मेथड क्या है आपके पास, शेयर फेलियर क्राइटेरिया पर बेस्ड है। इसमें सबसे पहले होता है बेटा जनरल शेयर फेलियर। ये क्या है, जनरल शेयर फेलियर। अब इसके कुछ पॉइंट समझ लो। जनरल शेयर फेलियर में क्या है, ब्रिटल टाइप शेयर स्ट्रेस का। ब्रिटल का मतलब क्या होगा, ब्रिटल का मतलब क्या होगा कि सॉइल आपकी सडनली फेल करेगी। सॉइल क्या करेगी बेटा, सडनली फेल करेगी। ठीक है, दूसरा क्या होगा, ये जनरली कहां पर होती है, जहां पर सॉइल आपकी ओवर कंसोलिडेटेड क्ले होती है विद लो कंप्रेसिबिलिटी। मतलब ऑलरेडी सॉइल बहुत ज्यादा कंप्रेस हो चुकी है, कंसोलिडेट हो चुकी है, अब उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम है, तो वहां जो फेलियर का टाइप होगा वो क्या होगा, आपका जनरल शेयर फेलियर होगा। ठीक है, इसमें जो फेलियर का पैटर्न होता है वो वेल डिफाइंड होता है, हमें मालूम होता है कि कौन सी सरफेस पर फेलियर होने वाली है। ये कब होती है, जनरली इट इज फेलियर ड्यू टू टिल्टिंग ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होती है, जब एक तरफ को टेढ़ी हो जाती है तो यहां से ये कर्व्ड सरफेस होती है, ये पूरी की पूरी मिट्टी। अब देखो, या तो फाउंडेशन राइट को टिल्ट करेगी या लेफ्ट को। ठीक है, तो ये दोनों तरफ नहीं होती, या तो इधर की ही सरफेस लेंगे या फिर उधर की ही सरफेस लेंगे। और जब ये वाली सॉइल इस पर स्लिप करते हुए बेटा ऊपर की ओर जाएगी तो यहां पर क्या होगा, हीविंग होगी। हीविंग मतलब मिट्टी यहां पर बहुत ज्यादा उठी हुई दिखाई देगी। मिट्टी यहां पर क्या होगा बेटा, बहुत ज्यादा उठी हुई रहेगी। तो बिल्कुल जैसे कोई पेड़ गिर जाता है ना बारिश में, आंधी तूफान में, तो पेड़ एक तरफ गिरता है, उसकी जड़ एक तरफ से उखड़कर बाहर आ जाती है। कुछ कुछ वैसी फेलियर जो है वो यहां पर होने वाली है। ठीक है, अकर्स इन सॉइल विद रिलेटिव डेंसिटी मोर देन 70%। ठीक है, एंड इट अकर्स आफ्टर प्लास्टिक इक्विलिब्रियम स्टेट इज रीच्ड। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहां पर क्या है, देखो फेलियर लोड, पहले आपका फेलियर लोड बढ़ रहा था, सेटलमेंट भी बढ़ रहा था। यहां पर आकर सडनली क्या होता है, लोड कम होता है और सेटलमेंट फिर बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, फेलियर लोड वर्सेस सेटलमेंट ग्राफ होगा। तो ब्रिटलनेस वैसे भी आप लोगों ने आरसीसी में पढ़ रखा है, बिल्कुल उसकी तरह से। दूसरा बेटा आपका लोकल शेयर फेलियर। लोकल शेयर फेलियर में क्या होगा, लोड इंटेंसिटी के साथ सेटलमेंट बढ़ता ही चला जाता है, और इसमें जो हीविंग होगी वो बहुत कम होगी। मतलब बेसिकली यहां पर जो है वो मिट्टी जो है वो सरफेस के ऊपर जो है बहुत कम आएगी। ठीक है, हाँ, बहुत जल्दी सॉइल की मैराथन भी होगी, क्योंकि शेयर स्ट्रेंथ तो करवा ही दिया है, और फाउंडेशन आज और कल में हो जाएगा तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं ना। अब यहां पर क्या होगा, पार्शियल डेवलपमेंट होगा, स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। प्लास्टिसिटी आप लोग जानते हैं। ठीक है, कांस्टेंट स्ट्रेस पर स्ट्रेन जो है वो होती चली जाती है। स्लाइट हीविंग ऑफ सॉइल एडजेसेंट टू फाउंडेशन। फाउंडेशन के आजू बाजू में मिट्टी थोड़ी सी बहुत कम उठेगी। फाउंडेशन डजंट टिल्ट। फाउंडेशन इसमें टेढ़ी नहीं होती है, बल्कि नीचे की तरफ ही क्या होती है, बैठ जाती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में थोड़ी सी बैठ जाती है, सेटल हो जाती है। फेलियर इज नॉट सडन। फेलियर सडन नहीं होता, इसका सेटलमेंट हमें फील होने लगता है कि फाउंडेशन नीचे क्या हो रही है, सेटल कर रही है। प्लास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अकर्स इन लूज सैंड विद रिलेटिव डेंसिटी 30 to 70%। सैंड लूज होगी तो सडनली सॉइल क्या है उस पर हो जाएगी। ठीक है भैया, चलिए
नेक्स्ट आपका पंचिंग शियर फेलियर। पंचिंग शियर फेलियर में क्या होता है, कम लोड पर ही बहुत ज्यादा सेटलमेंट होता है। देखो इस ग्राफ में और इस ग्राफ में फर्क क्या है, दोनों एक जैसे ग्राफ लगेंगे बट लोकल शियर फेलियर में लोड इंटेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी और तब सेटलमेंट यहां पर होगा, जबकि पंचिंग में क्या होगा, कम लोड पर ही एकदम से सेटलमेंट बहुत तेजी से हो जाएगा। तो यहां पर बिल्कुल जीरो हीविंग होती है, सॉइल देख रहे हो आप बिल्कुल नीचे इस तरह से सेटल कर जाती है। नो हीविंग ऑफ एडजेसेंट सॉइल, नो टिल्टिंग ऑफ फाउंडेशन, वेरी लूज सैंड, बहुत लूज सैंड होगी, उस पर आप पैर भी रखोगे तो वो पैर सडनली नीचे पहुंच जाएंगे। ये पॉइंट्स याद नहीं रहते, कोई बात नहीं, क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन के थ्रू पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। डीप फाउंडेशन जनरली फेल बाई पंचिंग ओनली। डीप फाउंडेशन में बच्चे क्या होता है, डीप फाउंडेशन में क्या होता है कि एरिया जो होता है वो बहुत कम होता है, एरिया बहुत कम होता है, जो बियरिंग प्रेशर होगा वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो बियरिंग प्रेशर जब ज्यादा होगा तो कैसा एक्शन होगा, पंचिंग। इसमें डीप फाउंडेशन जनरली क्या होती है, पंचिंग के थ्रू क्या होती है, फेल करती है। क्लियर है बच्चे, चलिए अब देखिए आपके पास ये कभी कभी इन पैरामीटर पर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो पैरामीटर्स क्या हैं, जैसे फ्रिक्शन एंगल, स्ट्रेन एट फेलियर, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर, रिलेटिव डेंसिटी, वॉइड रेशियो, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जनरल शियर फेलियर में एंड लोकल शियर फेलियर में। जनरल शियर फेलियर के लिए फ्रिक्शन एंगल फाई की जो वैल्यू होती है वो होती है मोर देन 36 डिग्री, जबकि लोअर शियर के लिए होती है लेस देन 20 डिग्री। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा। स्ट्रेन नहीं पूछी गई है, ठीक है। चलिए तो इसको आप रहने दीजिएगा अभी। नाउ स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर, ये आप देख लीजिएगा, जनरल शियर फेलियर परसेंटेज में होना चाहिए, ये इसको हम लोग रहने देते हैं अभी। एसपीटी नंबर मोर देन 30 और यहां पर लेस देन 5। रिलेटिव डेंसिटी मोर देन 17%, यहां पर लेस देन 20%। वॉइड रेशियो लेस देन 0.55, मोर देन 0.75। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मोर देन 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहां पर लेस देन 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इनको किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पहली वाली प्रॉपर्टी जो है वो ये आपको मालूम होनी चाहिए, यही एग्जाम में पूछता है, ठीक है। बाकी डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ये इनके ग्राफ हैं, बाकी ये ग्राफ हैं आपके, ठीक है। इधर रिलेटिव डेंसिटी है और ये आपके पास रिलेटिव डेप्थ है। तो पंचिंग शियर फेलियर जो होती है सॉरी बहुत कम रिलेटिव डेंसिटी पे होने लगती है। देन आपका लोकल शियर फेलियर एंड देन आपका जनरल शियर फेलियर। चलिए अब बिल्डिंग कोड्स के अकॉर्डिंग, अब देखो यहां पर मैं आपको देखो वही बताऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। रेनकाइन मेथड का आप लोग ये वाला फॉर्मूला पढ़ लेना, ये आपसे एग्जाम में आरसीसी में ही पूछा जाता है और यहां भी कि क्यू अल्टीमेट बराबर दिया था गामा डी एफ इंटू 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन फाइव का स्क्वायर। यहां से आप चाहो तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकाल लोगे, तो ये हो जाएगा क्यू यू अपॉन गामा इंटू 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव और इसका क्या स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, रेनकाइन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये फॉर्मूला आरसीसी में पढ़ा था, डी एफ बराबर क्यू यू अपॉन गामा 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव का स्क्वायर। इस पर न्यूमेरिकल भी है, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। मैं पता नहीं क्यों मैं टेंशन में आ जाता हूँ जब मेरी क्लास में इस तरीके का कुछ होता है ना, तो थोड़ा सा है मेरे साथ, ठीक है। तो कभी कभी इसलिए क्लास थोड़ी सी गड़बड़ भी हो जाती है। तो पहले तो मैं सोचा था, चलो खैर कोई बात नहीं, ये सब आपको कुछ नहीं पढ़ना, प्रेंजल मेथड भी नहीं पढ़ना, हम आएंगे सीधे टरजागी मेथड पर। हम आएंगे टरजागी मेथड पर, ठीक है। टरजागी मेथड देखो किसके लिए होता है, C5 सॉइल के लिए, जिसमें कुछ कोहेसन भी होगा और जिसमें आपका क्या होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये क्या है आपके पास, ये कॉलम है, कॉलम के नीचे ये आपके पास क्या है, फुटिंग है, और यहां पर ये जो प्रेशर इंटेंसिटी है, ये प्रेशर इंटेंसिटी, ये आपका अल्टीमेट प्रेशर इंटेंसिटी है, ठीक है। अब टरजागी मेथड में 3 जोन में सॉइल को डिफाइन किया था, फर्स्ट जोन, दिस इज सेकंड जोन, दिस इज थर्ड जोन। इसी तरीके से फर्स्ट है तो ये सेकंड जोन, ये थर्ड, टोटल 5 मत काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 नहीं, 3 जोन है, या एक ही साइड का, चाहे लेफ्ट का ही कंसीडर करोगे या राइट का ही, ठीक है।
ये जो है आपके पास ये फेलियर सरफेस हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब यहां पर कुछ पॉइंट्स है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, उनकी बात करते हैं। सबसे पहला, जनरल शेयर फेलियर गवर्न बाय मोहर्स क्राइटेरिया, ये पूछता है कौन सा क्राइटेरिया, मोहर क्राइटेरिया और जनरल शेयर फेलियर होती है। दूसरा, इट इज वैलिड फॉर स्टीप फुटिंग एट सैलो डेप्थ। एक्चुअल में टरजागी ने जो फॉर्मूला दिया था वो स्टीप फुटिंग के लिए दिया था, मतलब वही जो वॉल के नीचे होती है, बाद में इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए, और सैलो डेप्थ के लिए यानी कि DF/B का जो रेशियो होगा लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। shear resistance of soil between ground surface and base is neglected, ठीक है। तो shear resistance of soil between ground surface and base is neglected, मतलब बेस के ऊपर, ये ऊपर की जो सॉइल होती है इसको कंसीडर नहीं किया जाता है, स्कैम्पटन ने कंसीडर किया था, वो हम लोग बाद में देखेंगे। जोन 1 जो होता है, इसमें ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि इसमें जो जोन 1 होता है, जोन 1 मतलब कहां, ये फाउंडेशन के जस्ट नीचे वाला एरिया, यहां पर ये वाला जो एरिया, ये कौन से इक्विलिब्रियम में होता है, तो याद रखिएगा इलास्टिक इक्विलिब्रियम में होता है। किस में होता है, इलास्टिक इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। तो इलास्टिक, ये एग्जाम में पूछा जाता है। जोन 2 जो होता है वो आपका रेडियल शेयर जोन होता है, बिकॉज कर्व्ड सरफेस पर जाता है, ठीक है। फॉर कोहेसिव सॉइल, ये जो रेडियल शेयर जोन होता है इसकी शेप सर्कुलर होती है, लेकिन अगर आपके पास सैंडी क्ले टाइप की सॉइल है तो उसके लिए इसकी शेप जो होती है वो लॉगरिथमिक शेप होती है, लॉगरिथमिक। जोन 3 जो होता है वो आपका पैसिव प्लास्टिक इक्विलिब्रियम होता है, जिसका एंगल जो होगा वो 45 - 5/2 होगा विद दी हॉरिजॉन्टल, हालांकि ये पूछा नहीं गया एग्जाम में, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका इसका फॉर्मूला है उस पर आते हैं। फॉर स्टिफ फुटिंग जो फॉर्मूला दिया टरजागी ने बियरिंग कैपेसिटी का, वो ये फॉर्मूला दिया आपका, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू CNC प्लस गामा DFNQ प्लस 0.5 गामा BNQ एन गामा, ठीक है। अब इसमें याद रखिएगा जो पहली टर्म होती है CNC, वो सॉइल की कोहेसन की वजह से होती है। अगर प्योर किले होगी तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। गामा DFNQ, ये ऑब्वियस सी बात है किसकी वजह से है, ओवरबर्डन की वजह से। अब देखो नेट अल्टीमेट निकालना होगा तो हम इसमें से क्या करेंगे, गामा DF माइनस करेंगे। जब इसमें से गामा DF माइनस करेंगे तो गामा DF कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, यहां पर टर्म होगी गामा DF कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा NQ-1। भाई गामा DF तो कॉमन आ जाएगा ना जब इसमें से मानेंगे, तो अंदर बचेगा NQ-1। और ये जो 0.5 B गामा N गामा, यहां पर इसको हाफ भी लिख देते हैं हम लोग, हाफ गामा B N गामा, इस तरह से भी लिख देते हैं। तो ये जो टर्म होती है, तो ये जो फाउंडेशन के नीचे की जो सॉइल होती है, ठीक है, उसकी वजह से होता है। ठीक है भाई, चलिए। हाँ, सेंट्रल जोन इलास्टिक इक्विलिब्रियम होता है। चलिए अब यहां पर देखिएगा जो NC NQ और N गामा, NC NQ और जो N गामा है, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास टरजागी बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर हो गए। ये सारे के सारे याद रखिएगा केवल और केवल फाई पर, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पर डिपेंड करते हैं। आपने फॉर्मूले याद नहीं करना है, कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, कोई आपसे नहीं पूछेगा, बट फिर भी देख लो। NC बराबर होता है NQ-1 cot phi, NQ होता है A² / 2 cos² 45 + 5/2, जहां पर कांस्टेंट अल्फा होता है e⁴ - 5/2 इंटू 10 phi, N गामा होता है हाफ 10 phi इंटू KP गामा अपॉन cos² 5 - 1। इनको एक तरीके से और लिखा जाता है, एक फैक्टर अलग से डिफाइन करते हैं हम लोग N phi, उसकी टर्म में लिखा जाता है। यहां पर ऐसा लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वैसे भी ये आपको पढ़ने नहीं है, तो नो नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज, ठीक है। इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको याद रखना है कि NC NQ एंड N गामा, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, केवल और केवल फाई के फंक्शन होते हैं। किसके फंक्शन होते हैं, फाई के, ठीक है, ये याद रखना है। दूसरी बात, फाई इज इक्वल टू 0 के लिए आपने याद रखना है, फाई इज इक्वल टू 0 के लिए NC की वैल्यू 5.7 होती है, NQ की वैल्यू 1 होती है और N गामा की वैल्यू 0 होती है। ये आपने याद रखना है, यानी कि किले के लिए टरजागी बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर NC की वैल्यू 5.7, NQ की वैल्यू 1, N गामा की वैल्यू 0।
ठीक है भाई, क्लियर हो गया। चलिए, देन आपका मॉडिफिकेशन इन टरजागी इक्वेशन। टरजागी इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, कुछ मॉडिफिकेशंस हम लोगों ने किए हैं, ठीक है। ये सोर्स नहीं है, दिस इज स्क्वायर फुटिंग। सबसे पहले स्क्वायर फुटिंग, ठीक है। अब देखो, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। यहां पर जो फॉर्मूले लिखे गए वो नेट अल्टीमेट के लिए लिखे गए, जरूरी नहीं है आप नेट अल्टीमेट के लिए लिखें, आप क्यू अल्टीमेट के लिए लिखें। तो क्यू अल्टीमेट क्या होगा, जो आपके पास फॉर्मूला था वो था CNC प्लस गामा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन NQ प्लस 0.5 गामा B N गामा, ये था। अब इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर फुटिंग के लिए केवल और केवल इस वाली टर्म में 1.3 आ जाएगा, बाकी और हाँ, और जो लास्ट वाली टर्म है ये 0.5 की जगह क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। ये आपके पास आ गया स्क्वायर फुटिंग के लिए। अब देखो, अगर नेट अल्टीमेट निकालना होगा तो केवल ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम रहेगी। नेट अल्टीमेट के लिए यहां पर क्या रहेगा आपके पास NQ-1, और अभी भी ये टर्म गलत लिखी हुई है, इट इज ठीक लिखी हुई है, क्योंकि उसने गामा DF को स्मॉल q लिख दिया है। यहां पर जो q की वैल्यू है वो है गामा DF, ठीक है। आप इस तरीके से लिखें। तो अगर मैं नेट अल्टीमेट लिखना होगा तो ये करेगा 1.3 CNC प्लस NQ-1 गामा DF और प्लस 0.4 गामा B N गामा। तो आपको दोनों इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आप केवल ये वाली इक्वेशन याद करो, और जब नेट निकालना हो तो गामा DF माइनस करेंगे तो गामा DF इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, गामा DF इसमें आ रहा है। तो जब मैं माइनस करूंगा तो गामा DF वाली टर्म यहां आकर कॉमन आएगी, तो क्या बचेगा, NQ-1 बचेगा। ये किसके लिए बेटा, स्क्वायर के लिए। फिर आपका सर्कुलर फुटिंग के लिए, फिर किसके लिए है, सर्कुलर के लिए। ये था आपका स्क्वायर फुटिंग के लिए, और अब है सर्कुलर फुटिंग के लिए। तो देखिए, सर्कुलर फुटिंग के लिए क्या होगा, अब आप वही लिखिए, QU बराबर 1.3 CNC जो आपने स्क्वायर के लिए, प्लस गामा DF, NQ आपका वैसा का वैसे रहेगा। अब जो ये वैल्यू 0.4 थी, ये आपके पास रहेगी 0.3 गामा B N गामा। अब यहां पर जो B होगा ये इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, डायमीटर। अरे बहुत इजी है ये याद होना, ये याद करना बहुत ही इजी है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इसको याद करना क्या है, इजी है, ठीक है। 2-4 बार लिखोगे अपने आप याद हो जाएगा। चलो दोबारा से रिपीट कर देते हैं। यहां देखिए, देखो बेटा, टरजागी ने स्ट्रिप फुटिंग के लिए फॉर्मूला दिया था, ये फॉर्मूला। तो Q अल्टीमेट बराबर, सबसे पहला कोहेशन की वजह से होता है CNC प्लस ओवरबर्डन प्रेशर की वजह से प्रेशर कितना होगा, गामा DF, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, NQ से, प्लस हाफ गामा B N गामा। इसको मैं लिखने का एक और तरीका आपको बता रहा हूं, देखो याद करने का तरीका, अगर आप नहीं कर पाओ। सबसे पहले तो याद करो कि भैया कोहेशन, ये अपने आप में एक तरीके का प्रेशर है, प्लस गामा DF ये भी एक तरह का प्रेशर है, और प्लस विड्थ का जो रोल लेंगे वो 50% ही लेते हैं, B/2। तो हाफ गामा B ये भी एक तरीके का क्या है, प्रेशर। अब इनको हम लोग अलग अलग तरीके के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां CNC, यहां NQ। क्यों, क्योंकि ओवरबर्डन प्रेशर को हम लोग किससे लिखते हैं, Q से। स्मॉल q बराबर गामा DF होता है, इसलिए इस वाले कोफिशिएंट को हम लोग क्या लिखते हैं, NQ, और इसका नाम हमने दे दिया कि यहां पर N गामा दे दिया। मान लो यहां आपके पास क्या आ गया, Q अल्टीमेट आ गया। लेकिन ये किसके लिए, ये जो फॉर्मूला मेरा था वो था आपका स्ट्रिप फुटिंग के लिए। किसके लिए, स्ट्रिप फुटिंग के लिए, तो ऊपर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर फुटिंग के लिए। तो स्क्वायर के लिए आप क्या करेंगे, जो पहले वाली टर्म है उसमें लिखेंगे 1.3 CNC, 30% बढ़ा देंगे तो 1.3 CNC प्लस यहां आपके पास आएगा गामा DF NQ प्लस। अब देखो हाफ का मतलब क्या होता है, हाफ का मतलब होता है 0.5, तो यहां हम 0.5 लिख सकते हैं, तो यहां लिख दीजिएगा इसको 0.4 गामा B N गामा। ये हो गया, ये आपका पास किसके लिए हो गया भैया, स्क्वायर फुटिंग के लिए। किसके लिए, स्क्वायर फुटिंग के लिए। फिर आपका आएगा सर्कुलर फुटिंग के लिए। सर्कुलर फुटिंग के लिए क्या होगा, अब पहली वाली टर्म जो वैसे की वैसी रहेगी 1.3 CNC प्लस गामा DF NQ, ये देखो सब में सेम रहती है प्लस। अब इसने 0.5 से किया था 0.4, अब 0.4 से कर दो 0.3,
0.3 गामा बी एन गामा। और मैं आपको इतने ज्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूं, मैं आपको इतने ज्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूं कि ये सब आपको याद हो जाएगा। कम से कम 100 से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन। आज 11 बजे वाली क्लास जो है वो 11:30 पर होगी, बीच में आपको 30 मिनट का क्या मिलेगा, ब्रेक मिलेगा, क्योंकि ये क्लास चलेगी आपकी 11 बजे तक। ठीक है, चलिए। तो क्यू यू बराबर 1.3 CNC प्लस गामा टी एफ एन क्यू प्लस 0.3 गामा बी एन गामा। ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा देर नहीं करवाएंगे, चाहे आपकी आधा घंटा 1 घंटा 30-40 ही क्वेश्चन करवा के छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, घबराइए मत। मुझे पता है आज आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो क्यू यू बराबर रहेगा CNC प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा। ठीक है, अब बताइए, अब याद रखने में कोई दिक्कत है आपको? इस तरीके से याद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? याद कर सकते हैं भैया, जब तक आप लोग साथ दोगे हम तो पढ़ा देंगे, ठीक है, आपके ऊपर है, आप जब तक पढ़ेंगे हम पढ़ा देंगे, हमारा कंटेंट तैयार है, सब कुछ आपकी कैपेसिटी पर है। हाँ, फैक्टर याद कर लो, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, कुछ भी कर सकते हैं जैसा आप चाहो, बाकी अभी क्वेश्चंस करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, तो मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है आपका रेक्टेंगुलर फुटिंग। अब देखो, रेक्टेंगुलर फुटिंग का फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत है, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन 1% अगर आपसे ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछ ले तो क्या करेंगे? अगर रेक्टेंगुलर फुटिंग का फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछ ले तो आप क्या करना, B बराबर L पुट कर देना। जब आप B बराबर L पुट करोगे तो ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट होना चाहिए? आपका स्क्वायर में। तो देखो B अपॉन L 1 खत्म हो जाएगा, तो ये 1.3 बनेगा, सही है, ठीक है। B अपॉन L 1 में से 0.2 गया तो कितना हो गया, 8 बचेगा, और 8 पंजे 40, तो ये अपने आप क्या रहेगा आपके पास, 0.4 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई? अब याद रखिएगा, देखो मैंने जो ये वाले फॉर्मूले, PDF आपको क्योंकि यही मिलेगी, तो ये जो फॉर्मूले हैं आपके, ये मैंने अल्टीमेट के लिखे हैं, और ये जो नोट्स में फॉर्मूले वो याद रखिएगा नेट अल्टीमेट के हैं। किसके हैं? नेट अल्टीमेट के। इसमें ऑलरेडी गामा DF माइनस करके लिखा हुआ है, गामा DF क्या करके लिखा हुआ है, माइनस करके लिखा हुआ है। अभी क्लियर है? चलिए, अब याद रखिएगा, फॉर लोकल शियर फेलियर, जब फाई की वैल्यू 29 डिग्री या 28 डिग्री से कम होती है तो कोहेशन की वैल्यू को 2/3 लिखते हैं, और फाई की वैल्यू को भी क्या लिखते हैं, 2/3। ठीक है, tan फाई को 2/3 tan फाई लिख दो, या फाई को 2/3 ऑफ फाई लिख दो, क्योंकि ऐसा करके आप लिख सकते हो। ठीक है भैया, तो कोहेशन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन इनको हम क्या कर देंगे, 2/3 वैल्यू लेंगे, किसके लिए, लोकल शियर फेलियर के लिए। ठीक है, यहां तक जल्दी बताइए, किसी को कोई दिक्कत है तो। अब फटाफट इस पर पहले बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कीजिए भैया, जल्दी से क्वेश्चन कीजिए। जल्दी क्वेश्चन कीजिए।
नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल इज 25 टन पर मीटर स्क्वायर। नेट अल्टीमेट बराबर आपको दे रखा है 25 टन पर मीटर स्क्वायर। एंड डेंसिटी गामा आपको दे रखी है 1.7 टन पर मीटर स्क्वायर। द सेफ बियरिंग कैपेसिटी एट 1 मीटर डेप्थ बिलो दी, यानी कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन आप ले सकते हैं कितना 1 मीटर, 1 मीटर बिलो दी ग्राउंड सरफेस टेकिंग अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो दे रखा है आपको वो 2.5 का दे रखा है। और क्यू सेफ आपने आपसे क्या है पूछा हुआ है, जल्दी बताइए भैया। आज तुम्हें आ रहे होंगे पढ़ाई के मजे, जैसे पहले करते थे ना हम लोग 10th 12th में मैथ्स करते थे, गाने सुनते रहते थे, मैथ्स करते रहते थे। आज तो वही मजे आ रहे हैं तुम्हारे। तो भैया देखो क्यू सेफ आपको क्या बताया था, क्यू नेट सेफ और प्लस फिर क्या बताया था आपको गामा टीएफ। तो नेट सेफ क्या बताया था, नेट अल्टीमेट अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस गामा टीएफ, यही तो बताया था। अब यहां पर आपको नेट अल्टीमेट बेसिकली खुद दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 25 अपॉन 2.5 प्लस गामा की वैल्यू दे रखी है 1.7 और डीएफ दे रखा है 1। तो सॉल्व कर लीजिए भैया। 10 डिंग डोंग डिंग हो गया भाई यहां पर। तो 11.7 टन पर मीटर स्क्वायर इज द आंसर। आया किसी का? बढ़िया, ठीक है, ये सभी को समझ में आ गया। मैंने आपको बताया था कि जब हमें क्यू सेफ निकालना होता है तो देखो पहले क्यू नेट अल्टीमेट निकालते हैं हम लोग, क्यू अल्टीमेट में से गामा टीएफ माइनस करके। फिर हम लोग क्या करते हैं, क्यू नेट सेफ निकालते हैं, इसमें क्या करते हैं हम नेट अल्टीमेट में हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, मतलब क्यू यू माइनस गामा टीएफ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये आ गया। ठीक है, फिर क्यू सेफ में क्या करते हैं, क्यू नेट सेफ में गामा टीएफ जिसको पहले माइनस किया था उसको दोबारा से वापसी से क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब यहां पर बेसिकली आपको सवाल में नेट अल्टीमेट खुद से ही क्या कर रखा है, उसने दे रखा है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन इन टर्जागीज फॉर्मुलेशन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन। इनमें से कौन सा टर्जागी का अजम्पशन नहीं है? टर्जागी का अजम्पशन नहीं है। प्लेन स्ट्रेन कंडीशन एग्जिस्ट, बेस ऑफ द फुटिंग इज स्मूथ, द विड्थ ऑफ द बेस ऑफ द फुटिंग इज लेस देन और इक्वल टू द फाउंडेशन डेप्थ, shear strength is governed by Mohr-Coulomb criteria. The width of the base of the footing is not an assumption. सवाल में गड़बड़ है, बी तो है ही है, क्योंकि उसने क्या कहता, बेस ऑफ द फुटिंग को स्मूथ नहीं माना था, रफ माना था। लेकिन जरा सी ऑप्शन पढ़ना, सी ऑप्शन गलत लिखा है क्या? सी ऑप्शन गलत लिखा है क्या? ये कह रहा है द विड्थ ऑफ द बेस ऑफ द फुटिंग इज लेस देन और इक्वल टू द फाउंडेशन डेप्थ, यानी कि इसके अकॉर्डिंगली सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग कह रहा है बी शुड बी लेस देन इज इक्वल टू डी एफ, जबकि तरजागी ने सैलो फाउंडेशन मानी थी और सैलो फाउंडेशन के लिए डीएफ अपॉन बी शुड बी लेस देन इज इक्वल टू 1। इसका मतलब बी शुड बी मोर देन इज इक्वल टू डीएफ, और ये कह रहा है बी शुड बी लेस देन इक्वल टू डीएफ। तो मेरे ख्याल से सी सही है गलत है? सी सही है या गलत है, जल्दी बताइए। ठीक है, तो सी भी गलत है, बी भी गलत है और सी भी गलत है, दोनों ही अजम्पशन नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है इस सवाल में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो, सी भी गलत है और बी भी गलत है, दोनों ही उसके अजम्पशन जो है वो नहीं है, क्योंकि नॉट एन अजम्पशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत लिख गया है। चलिए
तो सारे एजम्पशन यहां पे पढ़ डालिए। एजम्पशन इन टरज़ागी फॉर्मूला, पहला, फुटिंग इज लोकेटेड एट अ डेप्थ डीएफ बिलो द ग्राउंड सरफेस सच दैट डेप्थ ऑफ फाउंडेशन शुड बी लेस देन इज इक्वल्स टू बी। बी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, वो सी में कह रहा है कम, तो सी भी गलत है। फुटिंग इज कॉन्टिन्यूअस, दिस मेक्स द एनालिसिस टू डायमेंशनल। बेस फाउंडेशन शुड बी रफ, बेस फाउंडेशन रफ होना चाहिए। हाँ, बीसी गलत है, बिल्कुल सही में बीसी गलत है, ठीक है। द एंगल ऑफ रफनेस बिटवीन बेस ऑफ फुटिंग एंड सॉइल इज कंसिडर्ड इक्वल टू फ्रिक्शन एंगल ऑफ द सॉइल। तो इससे भी कंफर्म, फोर्थ पॉइंट से भी कंफर्म हो रहा है कि हमने सरफेस को क्या लेकर चला है, रफ लेकर चला है। फेलियर कैसी एज्यूम की थी, जनरल शेयर फेलियर, एंड एट द टाइम ऑफ फेलियर सॉइल रीचेज इनटू प्लास्टिक स्टेट। अगला पॉइंट था इसमें, द सॉइल अबव द बेस ऑफ द फुटिंग इज रिप्लेस्ड बाय और इक्विवेलेंट सरचार्ज Q बराबर गामा डीएफ। दिस मीन्स दैट शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल लोकेटेड अबव द बेस इज नेग्लेक्टेड, ठीक है। एंड द स्ट्रेस जोन ऑफ द सॉइल एक्सटेंड्स अप टू फाउंडेशन लेवल एंड नॉट अप टू ग्राउंड लेवल। तो ये सारे के सारे क्या थे आपके, ये सारे के सारे आपके क्या है भैया, आपके नहीं मतलब टरज़ागी साहब के एजम्पशन है। चले भाई ये सवाल कीजिए जरा। ये सवाल कीजिए। इफ विड्थ ऑफ अ स्क्वायर फुटिंग रेस्टिंग ऑन क्ले इज डबल्ड, ठीक है, तो क्यू यू की वैल्यू क्या लिखी थी, सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस हाफ गामा बी एन गामा। अब हमने बोला था फॉर किले एन सी की वैल्यू 5.7, एन क्यू की वैल्यू 1 और एन गामा की वैल्यू 0। जब बेटा एन गामा 0 हो गया तो ये पूरी टर्म उड़ गई। अब जब बी वाली टर्म है ही नहीं यहां पर, तो विड्थ को चाहे आप डबल करो कि 4 गुना करो, चाहे आधा करो, हालांकि गलत है ये एक तरीके से। बेयरिंग कैपेसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 0%, ठीक है भैया। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, ये बताइए भैया। मैं सही में आज क्लास कैंसिल करने का सोच रहा था, मैं क्लास आज कैंसिल करने का सोच रहा था कि यार मना कर दूंगा आज बच्चों को कि बेटा बहुत डिस्टर्बेंस है, क्लास नहीं हो पाएगी, लेकिन चलो तुम्हें मज़ा आ रहा है, बढ़िया है। तो मैं स्टार्टिंग में घबरा गया था सही में, मैंने आज इसलिए बात बड़ा अजीब तरीके से क्लास स्टार्ट नहीं हुई, नहीं तो ये क्लास आज बहुत बढ़िया तरीके से स्टार्ट हो सकती थी। बट मैं थोड़ा सा वही सोच रहा था यार कैसे पढ़ाई होगी आज। अभिषेक शर्मा कह रहे हैं सर की शादी में गया था। बेटा मेरी शादी के टाइम पे तो तुम, मुझे लगता है कि बीटेक फर्स्ट ईयर में हो गए, बीटेक हुआ भी नहीं होगा। चलिए, A purely cohesive soil was हाँ, थोड़ा सा कभी कभी बफरिंग हो जाए तो वेट कर लिया करो, थोड़ा सा नेट को जरा सा रिफ्रेश करना पड़ता है ना। तो इंडिया में तो पुरानी टेक्नोलॉजी है, कोई चीज खराब हो जाए बंद करके दोबारा ऑन कर लो, सही हो जाएगा, ठीक है। आँख दुख रही है, तशरीफ सुन हो गई है 5 बजे से। बेटा देखो जिनको दिक्कत है वो बाद में देख लेना, डोंट वरी, ठीक है। कोई मेरी तरफ से वो नहीं है, लाइव वॉचिंग कम है, कोई बात नहीं, मुझे पता है आप लोगों की क्लास चल रही थी आज, मैराथन थी, 5 बजे से आप पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो आप लोग जो रुक सकते हैं वो रुक जाइए, जबरदस्ती मत बैठिए, ठीक है। बाद में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बाद में पढ़ लेना, ऑफलाइन बाद में देख लेना, ठीक है। जो रुक सकते हैं वो रुक जाएं, जबरदस्ती मत कीजिए, मतलब अपने को कष्ट में मत डालिए कि जबरदस्ती बैठेंगे भी और पढ़ाई भी समझ में ना आए तो उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। देख लीजिए अपने हिसाब से। तो आया किसी का आंसर? अब देखिए भैया, क्यू यू बराबर क्या था हमारे पास, सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस हाफ गामा बी एन गामा। बट हमसे पूछ क्या रहा है, नेट अल्टीमेट। नेट अल्टीमेट के लिए क्या करेंगे, जब मैं इसमें से गामा डी एफ माइनस करूंगा तो गामा डी एफ कॉमन आ जाएगा, तो यहां वाली जो टर्म बचेगी वो क्या बचेगी आपके पास, ये जो टर्म बचेगी वो आएगी एन क्यू माइनस 1 इंटू गामा डी एफ। अब समझिए भैया कौन सी सॉइल है, किले, प्योरली कोहेसिव सॉइल यानी कि किले है। तो किले के लिए एन क्यू की वैल्यू 1 हो गई और एन गामा की वैल्यू 0 हो गई, और जैसे ये हुआ आपकी ये वाली टर्म भी खत्म हो गई 0 और ये वाली टर्म भी खत्म हो गई 0, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो बचेगा सीधे क्या, सी एन सी। तो सी एन सी के लिए आप क्या करेंगे, सी की वैल्यू कितनी आई 25 और इंटू कितना 5.7, एन सी की वैल्यू 5.7 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 25 पंजे 125, तो मेरे ख्याल से सी आंसर आपका आ जाएगा। लो भैया तुम्हारा फेवरेट बच गया, अब तो सबसे फेवरेट बच गया तुम्हारा। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, ठीक है, चलिए आ गया। तो वापसी आ गए। तो मैं ये बोल रहा था कि शशांक कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहे थे, यहाँ पर कोई शशांक की बात सुनने वाला हो यहाँ पे तो सुन लेना भैया। डांस करने का मन कर रहा है बालक का, बट कह रहा कोई पास में है नहीं डांस करने वाला। चले, तो इसका आंसर आपको मालूम है, फॉर लोकल शेयर फेलियर फाई एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्या होगा, लेस देन 28 डिग्री, लेस देन 28 डिग्री, ठीक है। अगला सवाल, the net ultimate bearing capacity of a purely cohesive soil, net ultimate bearing capacity of a purely cohesive soil depends on the width of the footing and is independent of the depth of the footing। width पर डिपेंड करती है, डेप्थ पर डिपेंड नहीं करती। depends on the width as well as depth, depends on the depth but is independent of the width of the footing, is independent of both the width and depth of the footing। तो देखो नेट अल्टीमेट है, अभी हमने पीछे एक सवाल किया था, नेट अल्टीमेट को आप क्या लिखेंगे, सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू माइनस 1 प्लस हाफ गामा बी एन गामा। तो हमने ये देखा था कि ये वाली टर्म भी खत्म हो गई थी और ये वाली, क्योंकि एन गामा 0 था और एन क्यू 1 माइनस 1 0 गया, तो ये दोनों टर्म खत्म हो जाएंगी, तो केवल सी एन सी बचेगा। तो ना तो इसमें डेप्थ ऑफ फाउंडेशन आ रही है और ना ही विड्थ आ रही है। तो किले की जो नेट अल्टीमेट, याद रखिएगा अल्टीमेट नहीं, नेट अल्टीमेट जो होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, वो इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है भैया। यार अब नहीं हो रही है बफरिंग, ठीक है, अब नहीं हो रही है बफरिंग, अब तो ठीक चल रहा है। अगला सवाल, अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू टर्जागी द नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ किले इज गिवन बाय, अकॉर्डिंग टू टर्जागी द नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ किले इज गिवन बाय, तो क्या हो जाएगा आपके पास, सीएनसी हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक है, वही हो जाएगा वाला सीएनसी।
अगला सवाल, तरजागी बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर NC, NQ एंड N गामा आर फंक्शंस ऑफ। NC, NQ, N गामा किसके फंक्शंस हैं? कोहेशन ऑफ द सॉइल ओनली, एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल ओनली, डायमेंशंस ऑफ द फुटिंग, बोथ कोहेशन एंड एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल। तो आंसर क्या होगा इसका, जल्दी बताइए। तो एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस ओनली है ना, केवल इस पर डिपेंड करते। आंसर इज बी। अगला सवाल, जल्दी से कीजिए भैया। द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल इज 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। QU दे रखा है आपको 300। द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 1 मीटर। यूनिट वेट ऑफ सॉइल 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5। नेट सेफ QNS निकालना है, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। मोहित श्रीवास्तव सर, पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, अब यार निकल गया क्वेश्चन है ना, बाद में देख लेना बेटे एक बार, मैंने कमेंट बाद में पढ़ा। विक्रांत मौर्य कह रहे भगवान करे रोज शादी हो मुरादाबाद में। भैया मैं यहाँ पे टेंशन में आ जाता हूँ कि यार इतने शोर में पढ़ाई कैसे होगी, तुम कह रहे रोज शादियां हो। आज दिन में भी शोर था। दिन में क्या यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर वाली कोई कंपनी आ गई है, वो मुरादाबाद के लोगों को हेलीकॉप्टर की सैर करवा रहे हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कैसे दिन भर घूम रहे हैं यहाँ पे, कौन इतने VIP लोग आ रहे हैं। बाद में पता चला भैया वो किराए पे चल रहा है। ठीक है लोग, तो बेटा सबसे पहले आप क्या करोगे, नेट अल्टीमेट निकालोगे। नेट अल्टीमेट के लिए क्या करेंगे, QU माइनस गामा DF आप लोग कर देंगे, और Q नेट सेफ के लिए क्या कर देंगे, Q नेट अल्टीमेट अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, Q नेट सेफ बराबर Q नेट अल्टीमेट, तो 300 माइनस गामा DF, गामा कितना 20 और ये कितना 1, और अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना 2.5, तो 280 बटे 2.5, तो 280 बटे 2.5। आंसर इज 112 है क्या ऑप्शन में, 112, तो बी ऑप्शन, बी आ गया आंसर। ठीक है भैया, सब लोग करने की कोशिश करें, 70 के आसपास स्टूडेंट हैं, आंसर केवल 8-10 बच्चों के आ रहे हैं। देखो मैंने शुरू में बताया था इतने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे कि अगर आपको वहां पर दिक्कत होगी तो क्वेश्चन करते करते आपको याद हो जाएगा। कीजिए भैया इस सवाल को। विनीश सिंह MIT में भी गया, हाँ MIT में ही तो, MIT कैंपस से ही तो उड़ रहा है विनीश जी। अच्छा साकिब सब ने पढ़ाए हैं आपको, अच्छा MIT से पास आउट हो, वेरी गुड। ठीक है, 2 footings, one circular and the other square are found on the surface of a purely cohesionless soil. Diameter of the circular footing and width of square footing is the same. Ratio of ultimate bearing capacity of circular to square footing is. जल्दी कीजिए भैया इसका आंसर। बेटा देखो तुक्के मत लगाओ, कॉन्सेप्ट लगा के सवाल करो, कॉन्सेप्ट लगाकर सवाल को ध्यान से पढ़ो।
टू फुटिंग्स वन सर्कुलर एंड द अदर स्क्वायर आर फाउंड ऑन दी सरफेस, ऑन दी सरफेस यानी कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या हो जाएगा 0 ऑफ अ प्योरली कोहेशनलेस, कोहेशनलेस यानी कि सी की वैल्यू 0, डायामीटर ऑफ द सर्कुलर फुटिंग एंड विड्थ ऑफ स्क्वायर फुटिंग इज द सेम। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, क्यू यू बराबर क्या होता है सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा, ये होता था आपका। अब याद रखिएगा क्योंकि सी की वैल्यू 0 है, सैंड है, कोहेशनलेस है, और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन की वैल्यू 0, ये खत्म हो गया। नाउ क्यू अल्टीमेट इज इक्वल्स टू, अब देखिएगा स्क्वायर फुटिंग के लिए किसका रेशो पूछा है, रेशो किसका पूछा ये भी देखना पड़ेगा। रेशो ऑफ अल्टीमेट बेरिंग का सर्कुलर पहले है और स्क्वायर बाद में, तो सर्कुलर, सर्कुलर अपॉन स्क्वायर, तो सर्कुलर के लिए वैल्यू होती थी 0.3 गामा बी एन गामा और स्क्वायर के लिए होती थी 0.4 गामा बी एन गामा। अब आप देखिए ये टर्म सेम है तो ये क्या हो जाएगा 3/4 यानी कि 0.75, 0.75, ठीक है, ना कि 1। तो आंसर इज 0.75। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। चलिए तो ये आप याद कर लीजिएगा, पूछा जाएगा। अगला सवाल, कोहेशन लेस है भैया, कोहेसिव नहीं है, कोहेशन लेस है। चलिए अगला सवाल, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी QF ऑफ अ स्क्वायर फुटिंग 2.5 मीटर वाइड रेस्टिंग एट 1.5 मीटर डेप्थ इन अ सैंडी सॉइल हैविंग यूनिट वेट गामा इज इक्वल टू इतना, NQ इज इक्वल टू इतना, N गामा इतना, यूजिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज 3 विल बी। आया किसी का आंसर? बी जो है वो 2.5 मीटर दिया हुआ है, डेप्थ आपको 1.5 मीटर दी हुई है, सैंडी सॉइल है तो सी की वैल्यू आप लोग चाहोगे तो 0 ले लोगे, गामा आपको दिया हुआ है 18, एन क्यू आपको दिया हुआ है 33, एन गामा दिया हुआ है 48 और एन सी की जरूरत नहीं है बिकॉज सी 0 है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपके पास क्या है 3 है। तो भैया पहले तो क्यू अल्टीमेट आप निकाल लो, सी एन सी वाली टर्म 0 हो जाएगी तो गामा डी एफ, गामा 18 डी एफ 1.5 तो गामा डी एफ एन क्यू यानी कि 33 प्लस हाफ, स्क्वायर फुटिंग है तो 0.5 की जगह क्या होगा 0.4 तो 0.4, गामा, गामा कितना 18 तो हाफ गामा बी, बी कितना 2.5, एन गामा कितना 48, ये वैल्यू निकाल देना। पहले वैल्यू निकालो जरा कितनी आ रही है, तो 18 इंटू 1.5 इंटू 33 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाई 2.5 मल्टीप्लाई बाई 48, ये वैल्यू आ रही है 939, 939। क्या ऑप्शन में है? नहीं है। तो इसका मतलब क्योंकि यहां पे अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी पूछी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी तो ये आगे, बट फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 दिया हुआ है, इसका मतलब उसने इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ पूछा हुआ है। ये वैल्यू देख लेते हैं एक बार, मैंने शायद वैल्यूज गलती तो नहीं किया। देखो गामा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 1.5 गामा डी एफ एन क्यू 33 और ये हाफ गामा बी एन गामा, ये वैल्यू मेरी चेंज क्यों आ रही है? तो 18, एक सेकेंड, 939 डिवाइडेड बाई 3,
313 तो ऑप्शन में ही नहीं है, कुछ गड़बड़ है। 18 इंटू 1.5 इंटू 33 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 48 और मल्टीप्लाई बाई 2.5। ये वैल्यू जो आएगी आपकी वो आएगी 1755, 1755। ऑप्शन में नहीं है, तो यानी कि आपको ये विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछे तो इसे 3 से डिवाइड कर देना। तो 585 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, हाँ ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है, हाँ क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements associated with local shear failure of soils. Failure is sudden with well-defined ultimate load. ना, ये तो जनरल shear failure में था, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आंसर सी हो जाएगा। This failure occurs in highly compressive soil, सही बात है। Failure is preceded by large settlement, सही बात है, ठीक है भाई, क्योंकि पहला जो था वो जनरल shear failure के लिए था, इसलिए आपका आंसर सी होगा ना कि बी। आंसर जो होगा वो सी होगा ना कि बी, ठीक है। चलिए अगला सवाल। The gross bearing capacity of a footing is 450 kilonewton per meter square. If the footing is 1.5 meter wide at a depth of 1 meter in clay soil with unit weight इतना, then the net bearing capacity, अरे यार तो निकाल ही दोगे, तो Q net ultimate क्या हो जाएगा, या Q net क्या हो जाएगा, ठीक है, Q अल्टीमेट माइनस गामा डी एफ, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो Q अल्टीमेट आपको कितना दिया हुआ है 450 माइनस गामा कितना दे रखा है 20 और डेप्थ कितनी दे रखी है 1, तो आंसर कितना हो जाएगा सीधे सीधे 430। आंसर इज 430। अगला सवाल, one square footing and other circular footing are constructed in pure clay। याद रखिएगा वहां पर वो कोहेशन लेस था, यहां पर प्योर क्ले है। द साइज ऑफ द स्क्वायर फुटिंग इज द सेम एज द डायामीटर ऑफ द सर्कुलर फुटिंग। द रेशियो ऑफ द नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्क्वायर एंड सर्कुलर फुटिंग। तो बेटा नेट अल्टीमेट आपको मालूम है CNC होता है, इसमें बाकी दोनों टर्म आती ही नहीं है, और ये जो टर्म है वो डायामीटर और उस सबसे क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है। इसने रेशो यहां पर सीधे सीधे क्या आएगा 1 आएगा। अब जो रेशो आएगा वो आएगा 1, ठीक है वीटो जी। अब रेशो 4/3 नहीं, अब रेशो आएगा 1। क्लियर है? क्यों आएगा? बिकॉज प्योर क्ले में जो नेट अल्टीमेट होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। अगर अल्टीमेट होती तो रेशो आपका होता CNC प्लस गामा DF, और यहां पर 1.3, और इनफैक्ट अभी भी 1 आता, अभी भी 1 आता। क्यों? क्योंकि डेप्थ पर इसमें डेप्थ आ रही है, विड्थ वाली टर्म आ ही नहीं रही है, ठीक है, इसलिए अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी रेशो जो आएगा वो आपका 1 ही आएगा। अगला सवाल, the factor of safety of foundation with respect to shear failure is given by।
द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ फाउंडेशन विद रेस्पेक्ट टू shear failure is given by. तो द फैक्ट ऑफ सेफ्टी ऑफ फाउंडेशन विद रेस्पेक्ट टू shear failure इज गिवन बाय. चलिए भैया, ठीक है. अब बस यहां पर ये देख लो कि इन्होंने क्या लिख रखा होगा. क्यू यू को लिख रखा है क्यू एफ, गामा डी एफ को लिख रखा है गामा डब्ल्यू, और क्यू नेट सेफ को लिख रखा है क्यू. तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी. आंसर लग रहा है डी. टाइम कितना हुआ है बच्चों? टाइम अभी 10:30 हुआ है. ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस करते हैं. अगला सवाल. For a purely cohesive soil, the bearing capacity at ground surface for a circular footing as per Tarzagi's analysis. $199 not out. Okay. हाँ भैया, लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए. For a purely cohesive soil, the bearing capacity at ground surface for a circular footing, as per Tarzaghi analysis, will be. अब देखिए भैया, प्योरली कोहेसिव है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी आपके पास. ये रहेगा आपके पास क्या? 1.3 CNC. और ठीक है, NC की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 5.7 हो जाएगी प्लस. अब देखिएगा DF हमें क्या दे रखा है? ग्राउंड सरफेस. तो ग्राउंड सरफेस तो DF की वैल्यू 0, तो ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, केवल ये रहेगा. तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 1.3 इंटू 5.7, ये आपके पास आ रहा है 7.41. 7.41 ऑप्शन में नहीं है तो, लेकिन नन ऑफ दीज तो है. तो आंसर लगाइए नन ऑफ दीज, ना कि 7.2. 7.2 क्यों लगाएं भैया? 7.41 आ रहा है, 7.41 ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज क्यों दिया हुआ है? नन ऑफ दीज. ये नहीं कि 7.41 आ रहा है तो आप 7.2 लगा देंगे. नन ऑफ दीज, डी. देखा ही नहीं, सर्कुलर के लिए पूछा है. ठीक है, चलिए अगला सवाल. यार बड़ी देर से ना मन में कुछ बातें घूम रही हैं, सोच रहा हूं आप लोगों से डिस्कस करूं या ना करूं. मैं सोच रहा हूं यार अब मैं भी थोड़ा सा प्रोफेशनल बन जाता हूं.
तो अब मैं क्लास का टाइम जो है वो थोड़ा सा चेंज करने का सोच रहा हूं। जैसे अब मैं सोच रहा हूं कल से आपकी क्लास, जो एक क्लास आपकी रहेगी 7 to 10 मोस्ट प्रोबेबली, कल से 7 से 10, और ये क्लास लंबी चला करेगी जिसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, यही सब्जेक्ट वाइज, मतलब फाउंडेशन कल से 7 बजे, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास है वो आपकी एज इट इज 11 बजे। ठीक है, 11 बजे, क्या कहते हो? सही है। तो कल हम मिलेंगे शाम में 7 बजे, और बल्कि 7 बजने में 10 मिनट पहले शुरू कर देंगे। 3 घंटे में थोड़ा सा ज्यादा कवर हो जाएगा। ठीक है, 3 घंटे में थोड़ा सा ज्यादा चीजें हम लोग कवर कर पाएंगे, और जल्दी जल्दी हम लोग चीजें जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, फाउंडेशन ये ठीक है। तो कल से 7 बजे मिलेंगे, 7 से 10 3 घंटे की क्लास होगी। अब जैसे ना आज देखो टाइम कम पड़ रहा है, ये फाउंडेशन जो है वो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, आज 10:37 हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 3 घंटे मिलेंगे तो हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। तो कल से 7 बजे क्लास होगी मेरी। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टर्जागी जनरल बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन फॉर सॉइल? QU बराबर CNC प्लस गामा डी NQ प्लस हाफ गामा बी एन गामा। ग्यारह बजे नहीं होगी आज की क्लास, जो होगी वो 11:30 पे होगी। ठीक है, आज की क्लास जो है वो 11:30 पर होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, कल आज का जितना भी पोर्शन रह जाएगा सैलो फाउंडेशन का और डीप फाउंडेशन, कल पूरा 3 घंटे की क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, कल हम लोग क्या कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टर्जागी जनरल बियरिंग कैपेसिटी? तो आपके पास ये ए ही हो गई इक्वेशन। ठीक है, ए। अगला सवाल, स्कैम्पटन तो अभी पढ़ा है ही नहीं है। हाँ, ये पढ़िए रहा। The floating foundation is one in which, floating foundation क्या होती है? The foundation floats in water. The superstructure rests on a number of standing piles. The foundation consists of cellular raft. The net soil pressure beneath the foundation structure is 0. तो the net soil pressure beneath the foundation structure is 0. बताया था आपको आज ही। फ्लोटिंग फाउंडेशन स्टार्टिंग में बताया था ना, क्यू नेट 0 हो रहा था। प्रेशर क्यू नेट अगला सवाल, द ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ 1.5 मीटर वाइड स्ट्रिप फुटिंग एट अ डेप्थ ऑफ 1.0 मीटर इज 440 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी ऑफ 1.5 मीटर वाइड स्ट्रिप फुटिंग एट अ डेप्थ ऑफ 1.0 मीटर, क्यू ग्रॉस दे रखा है और नेट पूछा। यार ग्रॉस में से क्या कर देंगे, गामा डीएफ माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे,
गामा डी एफ माइनस कर देंगे, माइनस करके बता दीजिए यार आप लोग फटाफट। करूं क्या? गामा डी एफ माइनस करके बता दीजिए। तो 420 ही मत कीजिएगा 420 ही मत कीजिएगा। आंसर इज बी। हाँ, अकॉर्डिंग टू टर्जागी इक्वेशन द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्ट्रिप फुटिंग रेस्टिंग ऑन कोहेसिव सॉइल पर यूनिट डेप्थ एंड यूनिट विड्थ, यानी कि डेप्थ की वैल्यू भी 1 है और विड्थ की वैल्यू भी कितनी है 1, रेस्टिंग ऑन कोहेसिव सॉइल है। हाँ जी, तो क्या होगा? स्ट्रिप फुटिंग के लिए तो वही सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस हाफ गामा बी एन गामा। अब सिंपल सी बात है भैया, कोहेसिव सॉइल है तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो सी की वैल्यू कितनी है आपके पास? कोहेसन दे रखा है, हाँ 10, और ये कितना 5.7 प्लस गामा दे रखा है क्या? गामा बड़े पुराने पुराने गाने भी चला रही है यार। गामा तो दिया नहीं है और बियरिंग कैपेसिटी पूछी है, तो आप क्या करोगे? 57 ऑप्शन में है तो यानी कि आप नेट अल्टीमेट निकाल दोगे, नेट अल्टीमेट, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, तो आंसर जो है वो सी ही होगा, क्योंकि देखो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन तो मालूम है बट गामा नहीं मालूम है। एन क्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी, बिना गामा के आप इस सेकंड टर्म को ले नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आप नेट अल्टीमेट ही निकाल पाओगे, और नेट अल्टीमेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 57। नेट अल्टीमेट की वैल्यू कितनी? 57। अगला सवाल, सॉरी, raft foundation is useful where soil having low bearing capacity, heavy loads are transferred through columns, superstructure is sensitive to differential settlement, all of the above। तो आंसर क्या होगा इसका? all of the above। प्रवेश कटारिया जी कह रहे हैं सर सॉन्ग की आवाज आ रही है। भैया अभी थोड़ी ना आ रही है, सॉन्ग की आवाज तो शुरू से आ रही है। चलिए, आज तो लड़कों ने माहौल जमा रखा है क्लास में। मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कैलकुलेटेड बाय रेनकाइन्स फॉर्मूला फॉर द डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल। ठीक है, तो रेनकाइन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बताया था? क्यू नॉट अपॉन गामा, ये वाला नहीं होगा, क्यू नॉट अपॉन गामा 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव का स्क्वायर। याद रखना ये जो टर्म है दिस इज नथिंग बट के ए स्क्वायर, एक्टिव कोफिशिएंट। ये सब पता है कब के गाने हैं? जब हम शायद मेरे ख्याल से 8th 9th में हुआ करते होंगे तब के सॉन्ग्स हैं ये। मतलब 2000 वही 1998 2000 से, मतलब 15-20 साल उस समय के गाने सॉन्ग्स है ये। जब दलेर मेहंदी वगैरह सब नए नए आया था, इंडी पॉप सब स्टार्ट हुआ था। चलिए अगला सवाल, राफ्ट फाउंडेशन आर जनरली प्रेफर्ड टू व्हेन द एरिया रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल फुटिंग इज मोर देन। कुमार सानू के बजा दे तो थकान मिट जाए। अच्छा, विक्रांत मेरे का फेवरेट है कुमार सानू। सर आज रात में कौन से क्वेश्चंस होंगे? बेटा लेवलिंग होगा आपका सर्वे में, कुछ हाईवे है, कुछ रेलवे है, कुछ आपका ओसीएफ है, कुछ हाइड्रोलिक मशीन है, यही है। राफ्ट फाउंडेशन आर जनरली प्रेफर्ड टू व्हेन द एरिया रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल फुटिंग इज मोर देन क्या? 50%। 50%, ठीक है।
अगला सवाल। हाँ, चकनक चकनक तो कितना आ रहा है आंसर? 1.33 किसका आ रहा है? टू फुटिंग्स, वन सर्कुलर and the other strip are founded on the surface of a purely cohesionless soil। cohesionless soil यानी कि C बराबर 0 और सरफेस पर है यानी कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 0। diameter of circular footing and width of strip footing is same, then the ratio of ultimate bearing capacity of circular, तो circular upon strip footing। तो भैया सर्कुलर में क्या था? लास्ट वाली टर्म आएगी, शुरू की दो टर्म नहीं आएंगी। तो ये था 0.3 गामा बी एन गामा, और ये कितना था? 0.5 गामा बी एन गामा। तो ये टर्म खत्म, तो 3/5, 5 छंग 30, तो आंसर इज 0.6। आंसर इज 0.6। किसी का 0.75 आ रहा है, किसी का ए आ रहा है, किसी का 1.33 आ रहा है, बहुत कम का 0.6 आ रहा है। आज क्लास की जगह कोई लाइव डिस्कशन सेशन लाना था। अच्छा कोई बात नहीं, ये भी जरूरी है। ठीक है, आंसर इज बी भैया। अगला सवाल। हाँ भैया, आप किसी को लग रहा है कि फाउंडेशन डिफिकल्ट है? जल्दी बताइए, कोई ऐसा है कहने वाला कि फाउंडेशन डिफिकल्ट है सर? चलिए, क्लास को नहीं तो भैया गानों को ही लाइक कर दो आज। अभी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, वेरी गुड। तो द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल इज 310 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अल्टीमेट दे रखा है क्यू यू। द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन DF आपको दे रखा है, एंड गामा भी आपको दे रखा है, और आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दे रखा है। व्हाट विल बी द क्यू नेट सेफ? अरे क्या करोगे? क्यू नेट सेफ बराबर क्यू नेट अल्टीमेट अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो क्यू अल्टीमेट में से गामा DF माइनस करो और फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दो, क्यू नेट सेफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आंसर भी आ गया कुछ बच्चों का 98। वेरी गुड, आंसर आएगा 98। कर लेंगे ना? जल्दी बताइए। लो मैं ही करवा देता हूं, रखी वैल्यूज, आ गया आंसर। अगला सवाल। द ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ 2.5 मीटर वाइड स्ट्रिप फुटिंग एट अ डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर इज 450। एक गामा बराबर 20। व्हाट इज द नेट बियरिंग कैपेसिटी? तो गामा कितना है? 20, और डेप्थ तो इसका भी 420 ही होगा क्या? सेम रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। और गाने ऐसे बजा रहा है, कौन थकेगा भैया यहां पर। अगला सवाल। फॉर फाई इज इक्वल टू 0 द टर्जागी बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स आर। एनसी की वैल्यू 1, एन क्यू की 5.7, एन गामा की वैल्यू 0, एनसी 0, एन क्यू इतना। क्या आंसर होगा? तो भैया सी ऑप्शन हो जाएगा क्या? एनसी 5.7 होता था, एन क्यू 1 और एन गामा 0, यही होगा। क्लियर है? ठीक है। अगला सवाल।
द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू द रेनकाइंस फॉर्मूला विल बी गिवन दैट क्यू की वैल्यू इतना, गामा इतना, फाई इतना। तो अभी बताया था आपको डेप्थ बराबर क्या था, क्यू अपॉन गामा इंटू के ए का स्क्वायर। के ए क्या था 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई का स्क्वायर। लगा दो यार। तो क्यू कितना दे रखा है आपको 180, गामा कितना दे रखा है 20, साइन 30 कितना होता है 1/2। हालांकि के ए की वैल्यू आपको मालूम है, इसके लिए 1/3 होती है सीधे सीधे। तो 180 अपॉन 20 इंटू 1/3 का स्क्वायर नहीं के 1/9, तो 9 दिन 18। आंसर इस कितना 1 मीटर। आंसर कितना हो जाएगा सीधे सीधे 1 मीटर। आया किसी का? वेरी गुड। किसी को कोई दिक्कत भैया? तो मेरे ख्याल से आज इतना ही रहने देते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं इस क्लास में। अब अपन मिलेंगे 11:30 बजे 11:30 पर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, 11:30 पर हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। और कल से समय जो है वो अब थोड़ा सा बदला जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम बढ़ रहा है कम। 2 घंटे की क्लास में कंप्लीट हो नहीं पाया। तो हाँ, अब आप लोग खाइए पिए आराम से आइए। 40 मिनट आपको मिल रहे हैं कल लगभग 11:30 पर क्वेश्चन प्रैक्टिस। 11:30 पर क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू ऑल। अभी के लिए फिर हम मिलते हैं 11:30 पर, ठीक है। चलिए बाय। अच्छा ऐसे छोड़ दे, हम गाने सुन लेंगे। हाँ, बहुत चीजें पढ़नी है, टाइम बढ़ाना ही होगा इसलिए। सर आप जाइए, सेशन लाइव रहने दीजिए, वी आर एंजॉइंग। 11:30 11:30 पर सही है। गुलाब राय जी कह रहे हैं सर आपका नंबर मिल सकता है। बेटा फेसबुक पे कनेक्ट कर लो आप, टेलीग्राम पर, यहाँ पर नंबर क्या दें, है ना। चलिए, चलो कोई बात नहीं बच्चे, अभी चला